ओवैसी साहब हर दूसरे बात पर संविधान संविधान बोलते हैं। संविधान में क्या है सुनिए और क्या हुआ था। संविधान सभा की बैठकों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस हुई थी और इसके इतिहास के बारे में जानिए। 23 नवंबर 1948 के दिन संविधान सभा ने, जो संविधान बनाने के लिए बैठ रही थी, उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस शुरू की। संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों मोहम्मद इस्माइल, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग ने यूसीसी का विरोध किया। मुस्लिम समुदाय ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना अत्याचार होगा, जैसे आज ओवैसी कह रहे हैं। सरकार को किसी भी समुदाय के पर्सनल लॉ में दखल देने का अधिकार नहीं है, ये गिनाने लगे। मुस्लिम सदस्यों ने कहा कि जब अंग्रेजों ने पर्सनल लॉ में बदलाव नहीं किया तो आजाद भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? अरे अंग्रेजों ने तो बहुत कुछ नहीं किया था, लेकिन आजाद भारत में हो रहा था ना। लेकिन नहीं, तब अंग्रेज याद आ गए। संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों के इस बयान पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिनकी फोटो आपने देखा होगा शाहीन बाग में लगाई गई थी, जिनकी फोटो अंबेडकर साहब, ओवैसी साहब कहते नहीं थकते, उन्होंने क्या कहा था आपको सुनना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए कहा था कि 1935 तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कोई शरिया नहीं था, वहां के लोग हिंदू कानूनों का ही पालन करते थे। यह अंबेडकर बता रहे थे वहां संविधान सभा में। 1939 में ब्रिटिश सरकार ने वहां के मुसलमानों के लिए शरिया कानून लागू किया था। यानी पहले हिंदू कानून चल रहा था, सब एक जैसा हिसाब चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने लागू कर दिया वहां पर, तो अब सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह मुस्लिम में पर्सनल लॉ चाहिए। इसी बहस के दौरान संविधान सभा के सदस्य केएम मुंशी ने कहा कि हिंदुओं में भी अलग अलग धार्मिक कानून हैं, क्या सभी हिंदू अपने अलग अलग कानून बना लें? यह सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात नहीं है, इसका असर बहुसंख्यकों पर भी पड़ेगा। हमें पर्सनल लॉ से ऊपर उठकर सोचना होगा। हिंदुओं ने तो सोच लिया, कानून बन गया, लेकिन तब से लेकर आज तक कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छुपाया। बाबा साहब अंबेडकर तो समान नागरिक संहिता के पक्ष में, लेकिन दूसरे कई नेता इसका विरोध कर रहे थे। इसी की वजह से समान नागरिक संहिता को संविधान में सिर्फ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया गया। संविधान सभा में बहस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान के आर्टिकल 44 में शामिल किया गया। अब दाहिनी जेब से संविधान वाला निकालिए, जो मैंने कहा था रख लीजिए, क्योंकि हर बात पे संविधान संविधान करते हैं। आर्टिकल 44 क्या आपको पता है? उसमें यूसीसी किस रूप में आता है सुनिए। संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पर शामिल किया गया। मतलब संविधान में लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। अब संविधान नहीं दिखता, अब संविधान की बातें नहीं दिखती, वरना हर बात पे संविधान लहरा देने वाले लोग 70 साल से ज्यादा हो गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इसी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, उसके बारे में जो संविधान में कहा गया कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास सरकार करेगी, वो 70 साल में नहीं हो पाया। और कैसे होता? अगर लागू कर देते तो मुसलमानों का तुष्टीकरण कैसे होता? मुसलमान नहीं पढ़ेगा, चलेगा। मुसलमान की बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, चलेगा। मुसलमान गरीब रह जाएगा, चलेगा। लेकिन मुसलमान वोट नहीं देगा, ये नहीं चलेगा बॉस। और इसीलिए 70 साल में किसी ने मुसलमान को नहीं समझाया कि तुम्हारा फायदा भी इसी में है, मुस्लिम बेटियों का फायदा इसमें। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारत के नेताओं में दो सोच चल रही थी। एक सोच अंबेडकर वाली थी कि ये पर्सनल लॉ को एक बार में हटाइए, ना हिंदू का पर्सनल लॉ चलेगा, ना मुसलमान का चलेगा, किसी का नहीं चलेगा, सबके लिए समान कानून हो। ये अंबेडकर चाहते थे, उनके साथ कुछ और लोग। दूसरी सोच नेहरू वाली थी, जिन्हें यह लगता था कि उस वक्त के माहौल में मुसलमानों के पर्सनल लॉ में कोई दखल नहीं देना चाहिए। नेहरू का मानना था कि संविधान में इस तरह के प्रावधान करने चाहिए कि मुसलमानों में सुरक्षा की भावना पैदा हो। क्यों बॉस? सब बराबरी में लाने पर, सबको बराबरी में रखने पर मुसलमान क्यों असुरक्षित महसूस करेगा? यही तो भावना खत्म करनी थी। लेकिन नेहरू साहब वहां भी घुस गए। ये राष्ट्रपति उस वक्त के राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं पर क्यों कानून लागू करते हो, सब पे करो अगर गलत है तो। लेकिन हिंदू कोड बिल पर नेहरू ने सख्त रवैया अपना लिया।
उन्होंने बिल पास करने को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि कैसे नहीं होगा, भले ही इसके लिए सभी आपत्तियों को किनारे क्यों ना रखना पड़े। इसके बाद साल सितंबर 1951 में राजेंद्र प्रसाद जी ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखते हुए फिर से हिंदू कोड बिल का विरोध किया और लिखा कि अगर जो प्रावधान किए जा रहे हैं वो ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद और लाभकारी हैं, तो सिर्फ एक समुदाय के लोगों के लिए क्यों लाए जा रहे हैं? बाकी समुदाय इसके लाभ से क्यों वंचित रहे? वो बिल को मंजूरी देने से पहले उसे मेरिट पर भी परखेंगे। भाई उनका सिंपल लॉजिक था, अगर अच्छा काम कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, इससे हिंदू का फायदा होगा, तो मुसलमान को क्यों छोड़ रहे हैं? मुसलमान को भी दीजिए ना फायदा। वो कह रहे थे नेहरू साहब से। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि हिंदू मुसलमान न हो, लेकिन हिंदू मुसलमान तब भी कौन कर रहा था, यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यहां पर आपको यह भी बताता हूं कि दुनिया के कई देश हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जहां जहां मुसलमान रहता है वहां उसका शरिया लॉ चलता है। सिविल कोड की शुरुआत रोम से हुई थी। रोम के शासकों ने लागू लोगों के लिए सिविल कोड बनाया था। साल 527 में रोम के शासक जस्टिनियन ने सबसे पहले सिविल कोड लागू किया। साल 1804 में फ्रांस में सिविल कोड लागू हो चुका, जिसे नेपोलियन सिविल कोड भी कहते हैं। फ्रांस के सिविल कोड में संपत्ति, उत्तराधिकार, वसीयत जैसे विषयों को शामिल किया गया है। अमेरिका, जो विविधता के मामले में भारत जैसा है, अमेरिका में राज्यों के पास अपने अपने हिसाब से कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अमेरिका में कुछ जरूरी मामलों में पूरे देश में एक कानून लागू होता है। अमेरिका में सुरक्षा, टैक्स, प्रॉपर्टी और धार्मिक मामलों पर एक कानून है जो पूरे देश पर लागू होता है। वहां तो कोई विरोध नहीं होता। लेकिन नहीं, इंडिया में जहां एजेंडा यह बनाया जाता है कि मुसलमान खतरे में है, वहां एक कानून देश के लिए लागू होने की बात कर दीजिए तो हंगामा हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों को यह भी देखना चाहिए कि भारत के गोवा में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है। गोवा का भारत में विलय 1961 में हुआ था। उस समय गोवा में पुर्तगालियों का सिविल कोड लागू था। 1962 में संसद ने पुर्तगालियों के सिविल कोड को बदलाव के साथ गोवा पर लागू कर दिया। इसके बाद गोवा में सभी के लिए शादी, तलाक और उत्तराधिकार का एक ही कानून है। गोवा में किसी भी समुदाय के लोगों को कई शादियां करने का अधिकार नहीं है, मुसलमान भी नहीं कर सकता, पर गोवा में चल रहा है। इंडिया में नहीं आना चाहिए बॉस। गोवा में माता पिता बच्चों को अपनी संपत्ति से पूरी तरह बेदखल नहीं कर सकते। माता पिता की आधी संपत्ति पर बच्चों का अधिकार होता ही होता है। मुसलमान भाई और मुसलमान बहनें खास तौर पर सोचें और समझें कि क्या 4 शादियों में आपका भला है? क्या संपत्ति में लड़कियों को कम अधिकार मिलना जायज है? क्या पति की संपत्ति में पत्नी को कम अधिकार मिलना जायज है? आज के इस युग में क्या हलाला जैसी व्यवस्था जायज है? क्या मुस्लिम महिलाओं को यह स्वीकार है